क्या चंद्रयान 3 की पृथ्वी पर वापसी हो चुकी है और क्या धरती पर लौटते समय इसके टुकड़े पैसिफिक ओशन में जा गिरे? इसरो वैज्ञानिकों का ये रहस्यमय खुलासा आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, हाल ही में हुआ चंद्रयान 3 मिशन इसरो के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक था, जिसका मेन पर्पस चांद को अच्छे से एक्सप्लोर करना तथा उसके कुछ अननोन सीक्रेट्स को उजागर करना था। तो आखिर ऐसा क्या मिला चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर? आखिर क्या है इसके धरती पर वापस लौटने का रहस्य? तो आइए चंद्रयान 3 के हर पहलू और इसके भविष्य पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई सन 2023 को भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। स्पेसक्राफ्ट को मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 रॉकेट द्वारा ले जाया गया था। मिशन का प्रबंधन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक अच्छा और समृद्ध इतिहास रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे: ल्यूनर सरफेस पर सुरक्षित रूप से उतरना, डेमोन्स्ट्रेट करना तथा रोवर ऑपरेशंस और साइट पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना। चंद्रमा पर पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को ले जाने के लिए एक प्रपल्शन मॉड्यूल का उपयोग किया था। मॉड्यूल ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और चंद्रमा की सतह से लगभग 60 मील ऊपर एक सर्कुलर ऑर्बिट में चला गया। डिजायर्ड ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लैंडर मॉड्यूल से अलग हो गया और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का लक्ष्य रखा गया। रोवर, लैंडर और प्रपल्शन मॉड्यूल सहित स्पेसक्राफ्ट पैकेज में मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए सभी उन्नत तकनीकें शामिल थीं, जिसमें रोवर पर खतरे का पता लगाने के लिए और रेस्क्यू सिस्टम जैसी तकनीकें मौजूद थीं, जहां पर सॉफ्ट टचडाउन के लिए एक लैंडिंग लेग मैकेनिज्म और चंद्रमा के ऊपर ऊंचाई और गति का अनुमान लगाने के लिए एल्टीमीटर्स और वेलोसिटी इंस्ट्रूमेंट्स शामिल किए गए थे। तो ये रहा चंद्रयान 3 मिशन का ओवरव्यू। अब आइए इसकी मेन फाइंडिंग्स और डिस्कवरीज पर एक नजर डालते हैं। अपने मिशन के दौरान चंद्रयान 3 ने अनेकों इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज की थी, जिससे चंद्रमा और इसके एनवायरनमेंट के बारे में हमारी समझ बढ़ी। इन सभी डिस्कवरीज में सबसे पहला था चंद्रमा का आश्चर्यजनक तापमान। ये आश्चर्यजनक खोज चेस्टी इंस्ट्रूमेंट द्वारा की गई थी। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की पहले की अपेक्षा के विपरीत इस इंस्ट्रूमेंट ने चंद्रमा के कुछ क्षेत्रों में तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान लगाया, जिसके बाद इस अनएक्सपेक्टेड चेंज ने चंद्रमा के थर्मल प्रॉपर्टीज और उसकी सतह के तापमान को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स पर भी सवाल खड़े कर दिए। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान की गई अगली इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी चांद की सतह पर मौजूद एलिमेंट्स की पुष्टि। प्रज्ञान रोवर के लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने चांद की सतह पर वेरियस एलिमेंट्स की उपस्थिति की पुष्टि करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां एल्यूमिनियम, कैल्शियम और आयरन जैसे अपेक्षित तत्वों का पता लगाने के अलावा इस इंस्ट्रूमेंट ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सल्फर की भी पहचान की। इस खोज ने चांद के केमिकल कॉम्पोजिशन पर प्रकाश डाला और इसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री में एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रदान की। चंद्रयान 3 से पहले के चंद्रयान मिशंस ने भी चांद पर कुछ प्रमुख खोजें की थी। 2008 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 1 ने ल्यूनर एक्सप्लोरेशन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी मेजर फाइंडिंग्स में से एक चांद की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज थी। इससे पहले परंपरागत रूप से चंद्रमा को एक सूखा स्थान माना जाता था, लेकिन चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब यानी कि MIP ने अपने मून इम्पैक्ट प्रोब से डेटा का विश्लेषण करके वाटर मॉलिक्यूल्स की पहचान की। इस खोज ने भविष्य में ल्यूनर एक्सप्लोरेशन और ल्यूनर रिसोर्सेज के उपयोग की संभावनाएं खोल दी थी। इसके अलावा चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब ने ल्यूनर सरफेस पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन सहित अनेकों तत्वों का भी पता लगाया था। चंद्रयान 1 की इन खोजों ने चंद्रमा की संरचना और इसकी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। चंद्रयान 1 के इन सभी खोजों के बाद आइए अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की मेजर फाइंडिंग्स और डिस्कवरीज के बारे में। 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 का उद्देश्य अपनी पिछली सफलता को आगे बढ़ाना था। उस मिशन में एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल था। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर ने चांद पर उतरते समय हमसे संपर्क खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसके ऑर्बिटर ने कार्य करना जारी रखा और हमें मूल्यवान डेटा प्रदान किया। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने भी कई उल्लेखनीय खोजें की, जिसमें चंद्रमा की सतह पर पानी की बर्फ का पता लगाना भी शामिल है।
इस खोज ने चंद्रयान 1 से प्राप्त समझ को सुदृढ़ और विस्तृत किया, जिससे ल्यूनर प्रोब रीजन्स में पानी की उपस्थिति की पुष्टि हो पाई। ल्यूनर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि टेरेन मैपिंग कैमरा 2 और सोलर एक्सरे मॉनिटर ने ल्यूनर सरफेस की मैपिंग और इसकी मिनरल कॉम्पोजिशन का अध्ययन करने में योगदान दिया। इसके अलावा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के एक्सोस्फीयर को मापा, जिससे चंद्रमा के पतले वातावरण की संरचना और विविधताओं पर डेटा उपलब्ध हुआ। चंद्रयान मिशन की इन फाइंडिंग्स ने चंद्रमा की संरचना के बारे में हमारी समझ को काफी हद तक उन्नत किया है, जिससे पानी की उपस्थिति की पुष्टि हुई है और भविष्य के ल्यूनर एक्सप्लोरेशन और ल्यूनर रिसोर्सेज के संभावित उपयोग के लिए एक आधार तैयार किया गया है। तो ये थी चंद्रयान मिशन द्वारा चांद पर की गई प्रमुख खोजें। अब आइए इसकी पृथ्वी पर हुई रहस्यमयी वापसी के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में इसरो वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी पर लौटते समय चंद्रयान 3 के टुकड़े पैसिफिक ओशन में जा गिरे। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन बुधवार का था, जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 14:42 पर LVM-3 M4 लॉन्च व्हीकल का क्रायोजेनिक अपर स्टेज पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, ठीक वैसे ही ये एक अनियंत्रित पुनः प्रवेश था और इसका समापन उत्तरी प्रशांत महासागर में उतरने के साथ हुआ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने इस घटना की पुष्टि की, जिससे इसके विशेष चरण की यात्रा का अंत हो गया। रिस्पॉन्सिबल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए समर्पित इसरो ने स्पेस डेब्रिस के मिटिगेशन के संबंध में ग्लोबल कॉम्प्लायंस का पालन किया। रॉकेट बॉडी चंद्रयान 3 लॉन्च व्हीकल का हिस्सा लो अर्थ ऑर्बिट के ऑब्जेक्ट के लिए 25 ईयर रूल का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए रेकमेंडेड 124 दिनों की समय सीमा के भीतर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। इसके अतिरिक्त ऊपरी चरण में इनर्शिया, रेजिडुअल प्रोपेलेंट और एनर्जी सोर्सेज को हटाने की एक प्रक्रिया से गुजरी थी। संयुक्त राष्ट्र और इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि IADC द्वारा प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन उपायों ने एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन्स के जोखिम को कम कर दिया। आउटर स्पेस एक्टिविटीज की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इसरो का कमिटमेंट रॉकेट बॉडी के डीएक्टिवेशन और मिशन के बाद के डिस्पोजल में स्पष्ट है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करके भारत स्पेस डेब्रिस के मिटिगेशन में एक्टिव फॉर्म से योगदान देता है। ये डेडिकेशन इंश्योर करता है कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियान अनइंटरप्टेड जारी रह सकें, जिससे हम नई सीमाओं की खोज को और बढ़ावा दे सकें। आइए अब चंद्रयान 3 के फ्यूचर पर एक नजर डालते हैं। जैसे ही चंद्रयान 3 लॉन्च व्हीकल का अपर स्टेज अपनी यात्रा पूरी करता है, इसका ध्यान इस रिमार्केबल मिशन के भविष्य की ओर जाता है। ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के दौरान प्रज्ञान रोवर द्वारा एकत्रित किया गया डेटा इमेंस साइंटिफिक वैल्यू रखता है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता उत्सुकता से इस डेटा के विश्लेषण का इंतजार कर रहे हैं, जो चंद्रमा की संरचना और इतिहास में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करने का दावा करता है। आने वाले समय में चंद्रयान 3 के प्राथमिक लक्ष्यों में संभवतः चंद्रमा की सतह का और इन्वेस्टिगेशन करना शामिल है। ल्यूनर जियोलॉजी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना और चंद्रमा पर भविष्य के मानवों के लिए मिशन के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए संभावित रूप से प्रयोग करना शामिल होगा। आपको बता दें कि इतने मून मिशंस के बावजूद भी आज भी हम इंसानों की समझ ल्यूनर जियोलॉजी यानी कि चंद्र भूविज्ञान के बारे में बहुत कम है, खासकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में, जहां पर जाना चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य था। लेकिन चांद का दक्षिणी ध्रुव चांद की कुछ खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर जमीन से निकलकर अंतरिक्ष में विलीन होने वाली उल्टी बारिश होती है। इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और इनके अलावा अन्य कोई देश आज तक भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है। 14 जुलाई को निकला भारत का चंद्रयान 3 मून मिशन 16 अगस्त को ही चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच गया था और उससे ठीक अगले दिन यानी कि 17 अगस्त को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गए थे, जिसके बाद इसरो वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि विक्रम लैंडर 23 अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी स्वतंत्र यात्रा शुरू करेगा और उसने ऐसा किया भी। जहां चंद्रयान 3 के लिए अनेकों चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं, लेकिन चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली उल्टी बारिश का सामना करते हुए अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं, उन्हीं की कतार में शामिल हो गया। लेकिन यहाँ चांद पर होने वाली उल्टी बारिश का क्या राज है?
जो चंद्रयान 3 के लिए मुख्य चुनौतियों में से एक रही। इसको जानने के लिए हमें ल्यूनर जियोलॉजी यानी कि चंद्र भूविज्ञान को समझना होगा। दोस्तों, चांद का वातावरण धरती के वातावरण से बिल्कुल भिन्न होता है। असल में चांद का कोई वातावरण ही नहीं होता। चांद की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और वहां के तापमान में भारी उतार चढ़ाव लगा रहता है। लेकिन जब चांद का कोई वातावरण नहीं होता, जब चांद पर कोई बादल ही नहीं होते, तो आखिर बारिश वहां पर कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब इन सवालों में ही छुपे हुए हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर बाहरी सौरमंडल से अनगिनत उल्कापिंड गिरते रहते हैं, जो अक्सर अपने तेज दबाव के कारण पृथ्वी से भी टकरा जाते हैं और कई बार ये टकराव ग्रहों को भारी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये उल्कापिंड हमारी धरती से भी आकर टकराते रहते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी का वातावरण इन सभी उल्कापिंडों से हमें बचा लेता है। जब उल्कापिंड पृथ्वी में प्रवेश करती हैं, तो वहां सबसे पहले उनका सामना पृथ्वी के वायुमंडल से होता है और वायुमंडल के चपेट में आने के कारण ये उल्कापिंड जलकर राख हो जाती हैं। लेकिन हर ग्रह पर पृथ्वी के जैसा वातावरण नहीं होता और ना ही उनका कोई स्थिर वायुमंडल होता है। इसलिए जब ये उल्कापिंड दूसरे ग्रहों में प्रवेश करती हैं, तो कुछ अलग ही परिणाम देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब परिणाम चांद पर भी हमें देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, जब ये उल्कापिंड चांद में प्रवेश करती हैं, तो चांद की रक्षा करने के लिए वहां पर पृथ्वी जैसा कोई भी वायुमंडल नहीं होता। चांद पर कोई वातावरण न होने की वजह से ये उल्कापिंड आसानी से चांद की सतह से जा टकराते हैं और फिर जो धमाका होता है उसे ही हम उल्टी बारिश कहते हैं। वास्तव में चांद की सतह के नीचे भारी मात्रा में पानी का स्रोत होता है। इसलिए जब उल्कापिंड चांद की सतह से टकराते हैं, तो उस टकराव के भयानक विस्फोट से चांद के सतह के अंदर का पानी बड़ी तेज रफ्तार से बाहर निकलता है। अब क्योंकि चांद का कोई वायुमंडल नहीं होता, तो ये पानी चांद की सतह से निकलकर सीधा अंतरिक्ष में चला जाता है, जो देखने में उल्टी बारिश की तरह लगता है। आपको बता दें कि हमारे इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान 1 ही वो पहला मून मिशन था जिसने दुनिया को बताया कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है। लेकिन उस वक्त नासा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए चांद पर अपना मून मिशन भेजा। उस मून मिशन के बाद नासा के वैज्ञानिक खुद भी इस बात को मानने लगे कि चांद की सतह के नीचे पानी की भारी मात्रा में मौजूदगी है। नासा के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जब उल्कापिंड चांद की सतह से टकराते हैं, तो उस सतह से निकलने वाले पानी के स्रोत वहां से निकलकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। इस विस्फोट से निकलने वाले बेहद तेज पानी के बहाव किसी उल्टी बारिश की तरह प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी वो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो दोस्तों, क्या आप इन जानकारियों के बारे में पहले जानते थे या फिर आप इन जानकारियों में कुछ और जोड़ना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।